नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। अफ़गानिस्तान भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत के इतिहास की जब भी चर्चा होगी तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बिना अधूरी होगी। अफ़गानिस्तान प्राचीन काल में भारत का, अखंड भारत का ही हिस्सा था। इस हिस्से में आर्य सभ्यता और संस्कृति थी। कहते हैं कि प्राचीन आर्यों की जो हम बात करते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए, ये धारणा और ये विचारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में अफ़गानिस्तान जो अखंड भारत का हिस्सा था, वहीं पर आर्य सभ्यता की जड़ें थीं। हिंदुओं का राष्ट्र था, वह हिंदू राष्ट्र था, हम सभी जानते हैं। और 7वीं शताब्दी तक कनिष्क आदि हिंदू राजाओं का राज था। उसके पश्चात जब बौद्ध का उदय हुआ, बुद्ध का उदय हुआ, तो महात्मा बुद्ध ने 6 महीने का समय वहां बिताया था और बौद्ध का राज शुरू हुआ 7वीं शताब्दी के बाद। इससे पहले अगर हम वहां के प्राचीन शहरों को देखेंगे, उनके नाम को अगर देखेंगे, तो अफ़गानिस्तान का तो उदय, अफ़गानिस्तान नाम तो ये 17वीं शताब्दी में आया। उससे पहले हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो उसका नाम वर्णित है वह है अफ़गान। मूल शब्द है अफ़गान या उपगण स्थान। ये जो स्थान होता है, जिसे हम स्थान कहते हैं, जैसे पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्थान है, इस स्थान का अर्थ ही स्थान है। तुर्कों का स्थान, पाकों का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो ये धीरे धीरे जब बौद्ध आदि का राज समाप्त हुआ, समाप्त होने के अपने कारण हैं, ये अरबों और तुर्कों का आक्रमण हुआ। अल-बरूनी, मोहम्मद गजनी का सबसे पहला जो प्रहार हुआ था वह अफ़गान में ही हुआ था, अफ़गानिस्तान में ही हुआ था। इतनी दौलत लूट कर ले गया कि ऊंट कम पड़ गए और तमाम देशों के राजदूतों ने जो वो दौलत देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्राचीन जो शहर हैं, जिन शहरों के आज नाम हैं, वो देखिए, ये जो काबुल है, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, ये कुबा नाम से जाना जाता था। कंधार गंधार के नाम से जाना जाता था। बल्ख, आज का बल्ख, बाल्हीक नाम से जाना जाता था। वाखान वक्कान के नाम से जाना जाता था। बगराम कपिशा के नाम से। और पामीर, इतिहास की बात है, भूगोल की बात है, पामीर के पठार, ये मेरू के नाम से जाना जाता था। और बदख्शां, कंबोज, कंबोज का नाम कंबोज देश है ना, ये प्राचीन भारत के नाम हैं जो वेदों में और तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हैं। पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था और स्वात घाटी, जो मशहूर घाटी है, उसे सुवास्तु के नाम से जाना जाता है, पहले जाना जाता था। धीरे धीरे जब मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का आक्रमण हुआ तो हिंदू राजशाही या बौद्ध राजशाही धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई और कालांतर में मुगलों का राज स्थापित हो गया। अकबर ने नादिर शाह को
ये 26 मई 1739 ईस्वी को नादिर शाह को सौंप दिया था अफगानिस्तान। वो और इसके अगर बाद इससे पहले की देखें तो महान जो पारसी मत के प्रवर्तक हैं जरथुस्त्र, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिंद अवेस्ता या जिंदा अवेस्ता। उस ग्रंथ के अंदर अफगानिस्तान के जो नाम वर्णित हैं वो है आर्यानुम्रवीजो या आर्याना या एरिन वीजो, इस तरह से उसके नामों का वर्णन मिलता है। जैसे भारत के कई नाम हैं, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, उसी तरह से अफगानिस्तान प्राचीन, अब वो तो बाद में 17वीं शताब्दी में अफगानिस्तान जब पश्तो लोग आए, पख्तून जिसे कहते हैं, ये पख्ता नाम से जाने जाते हैं। इनका उल्लेख भी वेदों में है, ग्रंथों ब्राह्मण ग्रंथों में है। ये पख्ता के नाम से जाने जाते थे। और अल-बरूनी, इतिहासकार अल-बरूनी ने अपने इतिहास में इस बात का वर्णन किया है कि हिंदू और मुसलमान या बौद्ध अफगानिस्तान के अंदर मिलजुल कर रहते थे। भाईचारे का अपूर्व उदाहरण था अफगानिस्तान। कालांतर में जब विदेशी और दूसरे विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, तो ये जब अंग्रेज आए विशेष रूप से, तो अंग्रेजों ने भारत से ही अफगानिस्तान और पूरे पाकिस्तान पर राज किया, ये सभी जानते हैं। 1893 ईस्वी में सर मॉर्टिमर डुरंड ने एक रेखा खींची थी हिंदू कुश पहाड़ी पे। हम सब जानते हैं आज भी हिंदू कुश पहाड़ी है जो प्राचीन रेशम मार्ग है, उसने जो रेखा खींची डुरंड रेखा के नाम से उसको जानते हैं, जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। अगर इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पूरब में पाकिस्तान है, पश्चिम में ईरान है, और ईरान तक कनिष्क का राज था। ये हम सभी जानते हैं। देशी विदेशी इतिहासकारों ने ये साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर अखंड भारत ईरान तक फैला हुआ था। तो इस डुरंड ने जो रेखा खींची, डुरंड रेखा, और वही आज भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। अफगानिस्तान के उत्तर में अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है। इसके दक्षिण में भी ईरान और पाकिस्तान ही हैं। और ये चारों ओर से लैंड लॉक्ड है। ये सामरिक दृष्टि से इस भूमि का इतना महत्व है कि पिछले 40 वर्षों से किसी न किसी युद्ध में ही उलझा हुआ देश है यह। चाहे वो गृह युद्ध हो, चाहे सोवियत संघ के साथ युद्ध हो, अथवा अमेरिकी सेना का आक्रमण हो, अथवा तालिबान और ये जिनका आज जिनका कब्जा हो चुका है। 1980 के दशक में सोवियत रूस ने, जो आज का रूस नहीं, जो सोवियत संघ था जिसको USSR बोलते हैं, उसका कब्जा था अफगानिस्तान पर। 17वीं शताब्दी में जब पश्तून आए, पश्तूनों ने, जहाँ वहाँ की भाषा भी पश्तो है, दर है और फारसी, ये 3 प्रमुख भाषाएं हैं वहाँ पर। उनमें भी प्रमुख भाषा है पश्तो या पख्तून। तो अफगान शब्द की उत्पत्ति अफगान से हुई है या उपगण स्थान से हुई है। तो 80 के दशक में सोवियत संघ ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके कब्जे को हटाने के लिए तालिबान और अलकायदा आदि को अमेरिकी सरकार ने, खुफिया एजेंसी CIA ने
बहुत सारे हथियार, गोला बारूद और डॉलर से मदद की। उनको तो सोवियत संघ को उखाड़ना था। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी बड़ी अजीब चीज है। हर देश एक दूसरे को कमजोर करने के फिराक में हमेशा लगा रहता है। सोवियत संघ का कब्जा अफगानिस्तान पर था, ये अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं था। और अमेरिका ने, आज हम कहते हैं ना बामियान, जब बौद्ध की बात करते हैं तो बामियान की प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियां, उस काल में, बौद्ध काल में बामियान ही उसकी राजधानी थी। और काबुल बाद में राजधानी बनी। काबुली वाला एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये तमाम मूर्तियों को जब मुगल आए, जब तुर्क आए वहां पर, तो सभी मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये तो बहुत हाल की बात है। बामियान की प्रसिद्ध मूर्तियों को गोला बारूद से उड़ा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ये जब तालिबानियों का 90 के दशक में तालिबानियों का हुकूमत उनकी स्थापित हुई अफगानिस्तान पर। अब अलकायदा चूंकि 2001 में 11 सितंबर 2001 में अलकायदा और तालिबानी आतंकियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला किया था। उसका बदला लेने के लिए पहले तो रूस को भगाने के लिए तालिबानी और अलकायदा को खड़ा किया, मजबूत किया अमेरिका ने। अमेरिका की एक खास नीति है, विदेश नीति। अपने हित के लिए सांप को भी दूध पिलाना हो तो पहले पिलाओ, और वही अगर खुद पर फन उठाए तो उसको कुचल दो। ये उसकी खास नीति है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को अड्डा बना दिया, युद्ध का अड्डा बना दिया, और पाकिस्तान को उसने अपना एयरबेस और सैनिक बेस के रूप में इस्तेमाल किया, और खुशी खुशी पाकिस्तान ने वो बेस उपलब्ध करवाया। उसको भी इंडिया से चिढ़ है। तो उसके बाद अलकायदा, हम सब जानते हैं अलकायदा, उसका सरगना ओसामा बिन लादेन, उसको मारा गया, तलाशा गया। अब चूंकि जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इतनी जल्दी से तालिबानियों ने कब्जा कैसे कर लिया? पहला कारण, अमेरिकी फौज वहां से चली गई, और उसके जाने के 4 महीने के बाद ही, 4 महीने के अंदर अंदर लगभग आज पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। और वहाँ का राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। नहीं जाते तो शायद 25 साल पुराना जो डॉक्टर नजीबुल्लाह को सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटका दिया गया था, अशरफ गनी के साथ भी ऐसा हो सकता था। तो बेचारे तो अपनी जान, अपने परिवार को बचाने के लिए भागना पड़ा। कहते हैं कि गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर्स में और विमानों में रुपया भर भर करके वो ले गया, यूएई में शरण लिए हुए है। और बहुत तेजी से वहाँ पर चाइना, पाकिस्तान और रूस ने उसको समर्थन भी दे दिया है। रूस के अपने स्वार्थ हैं। रूस को लगता है कि अमेरिका से बदला लेने का यही मौका है। चाइना को लगता है, चाइना में एक शिनजियांग प्रांत है जहां उइगर नाम के मुस्लिम रहते हैं। अफगानिस्तान में भी सुन्नी मुसलमानों की बहुलता है, और उइगर प्रांत, चीन के उइगर मुसलमान भी सुन्नी हैं जो आज़ादी के लिए आंदोलन करते हैं। तो ये टाई अप है कि तुम उसको बढ़ावा नहीं दोगे, उन मुसलमानों को बढ़ावा नहीं दोगे, बदले में हम तुमसे दोस्ताना रिश्ते कायम करेंगे। सामरिक स्थिति ऐसी है उसकी। हिंदू कुश पहाड़ी, रेशम, प्राचीन रेशम मार्ग। और ये देखिए, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। महाभारत में धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी थी और उसका भाई शकुनी, ये तो जो हम गंधार कहते हैं, आज का कंधार है,
वो वहीं की थी। सुबाल नामक राजा की पत्नी बेटी थी गांधारी, गंधार की थी, इसलिए वो गांधारी नाम उसका पड़ा। उसके से शादी हुई थी। और मान्यता तो यहाँ तक है कि महाभारत के 18 दिन का युद्ध, जो भीषण युद्ध चला, उसके बाद जो बचे खुचे कौरव थे वो अफगानिस्तान में ही जाकर के छुपे और शरण ली उन्होंने। तो इससे सिद्ध होता है, ये सभी साक्ष्यों से ये प्रमाणित होता है कि अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था और अखंड भारत का हिस्सा था। आज ये अतीत और वर्तमान को अगर देखते हैं, भविष्य क्या होगा ये अंधेरे में है। भविष्य में कौन से परिदृश्य उभर कर सामने आएंगे, वो महत्वपूर्ण, वो चिंतकों का, विचारकों की भूमि, जो रहस्य की खोज में लगे हुए लोग थे, चाहे वो किसी भी धर्म से थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, पारसी थे, जो भी थे, रहस्य की भूमि है वो, रहस्य की खोज में लगे हुए अल-बरूनी और तमाम इतिहासकारों का जन्म स्थान है वह। और मान्यता तो ये भी है कि व्याकरण शास्त्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि का भी जन्म वहीं पर हुआ। पख्तूनों को पठान कहते हैं आज, जो जिनकी आबादी वहाँ पर है, और जो आपस में ही लड़ने मरने को तैयार हैं। विमानों में लटकते हुए लोग, मर गए कई लोग, जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और आनन फानन में पाकिस्तान और चाइना ने उसको मान्यता देने की जल्दबाजी दिखाई। तो पाकिस्तान के अपने स्वार्थ हैं, चाइना के अपने स्वार्थ हैं और रशिया के अपने स्वार्थ हैं। आज हमारे देश के कुछ पत्रकार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ये कोस रहे हैं कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो ये देखिए, 3000 भारतीय अभी फंसे हुए हैं। 3000 भारतीयों को सुरक्षित निकालना है। अगर अभी कोई सख्त बयानबाजी होगी तो तालिबानी उनको चुन चुन कर मारेंगे, मार डालेंगे। और जब ऐसा होगा तो हमारे ही देश में जो वो पत्रकार जो वो कह रहे हैं कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ये कहेंगे कि देखो ये इनकी विफलता है, इनकी विफलता है, ये बचा नहीं सके। ये कैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं जो देश को तोड़ने की ही बात करते रहते हैं, ऐसे ही समाचारों का प्रसारण करते रहते हैं। मैं किसी खास चैनल का, किसी खास पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरा देश जानता है। ये चाइना, पाकिस्तान और तमाम विदेशी पैसा खा खा करके इनकी सोच हो गई है ऐसी, डर्टी माइंड हो गए हैं ऐसे लोग जो नीति, विदेश नीति को समझते हुए भी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। और इनको लगता है कि देश में जो नेतृत्व बैठा है वो जल्दबाजी में बयानबाजी करने लगेगा और फिर हमें मौका मिलेगा। मूर्ख हो ऐसे लोग, महामूर्ख। देश का नेतृत्व इतनी जल्दबाजी में कोई बयानबाजी करने वाला नहीं है। भारत की अपनी पॉलिसीज हैं, सैकड़ों प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं भारत ने अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तालिबानी भी हिंदुस्तानियों से दुश्मनी नहीं रखना चाहते। और यह भी एक सोची समझी राजनीति है, रणनीति है उनकी। जो तालिबानी इतनी हत्या करने के लिए मशहूर हैं, कुख्यात हैं, वे इतनी आसानी से दोस्ताना माहौल बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक राजनीति है, रणनीति है। इनको लगता है कि ऐसा करने से विश्व बिरादरी का विश्वास जीत सकते हैं और देश पर राज कर सकते हैं। राज तो उनका हो ही गया है, औपचारिकता मात्र है। राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो अशांत देश को और अशांत कर रहे हैं। गरीबी, भूखमरी,
लोगों की बदहाली, बदहवासी इतनी है वहाँ पर कि तस्वीरों से साफ हो जाती है ये सारी चीज़ें। ऐसे में विश्व की तमाम जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो मूक दर्शक बनी हुई हैं। दुनिया की युद्ध भूमि बन गई है वह, और ये सब होते सब देखने पर मजबूर हैं। भगवान सद्बुद्धि दें ऐसे तालिबानियों को और दूसरे जो ऐसे तथाकथित संगठन हैं। तालिबान का मतलब इस्लाम के अंदर है छात्र। ये कैसे छात्र हैं जो एक देश को तबाह करने में लगे हुए हैं, ये कहना मुश्किल है। ये छात्र हैं या उपद्रवी हैं? ठीक है, उनका देश है, उनका राज होना चाहिए। तो अभी तो उनकी चुनी हुई सरकार थी, वहां पर वहां की जनता ने वो सरकार चुनी थी। अभी कुछ ही समय पहले नाटो और अमेरिकी सैनिक वहां से चले गए और अफगानिस्तान को छोड़ दिया है ऐसे असहाय स्थिति में। अफगान रुपया, 1 रुपया हमारा 1 रुपया और अफगानिस्तान का लगभग 1000 रुपये बराबर हो जाते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। और जो सोचा था कि अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो दौलत है उस पर कब्जा कर लेंगे, उन संगठनों ने, तमाम संगठनों ने खजाने पर लॉक लगा दिया है। कब्जा तो कर लिया उन्होंने, लेकिन खजाना खाली है। विदेशों पर उनको आश्रित होना ही पड़ेगा, विदेशी मदद लेनी ही पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद लेनी पड़ेगी, अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी। राज तो उनके लिए भी आसान नहीं है। और दुनिया भर में जो अभी अफरा तफरी के माहौल में जो लोग भाग रहे हैं, अफगानिस्तान को छोड़कर भागना चाह रहे हैं, ऐसे में चाइना का दूतावास वहाँ पर फंक्शनल है, स्मूथली कामकाज हो रहा है। पाकिस्तान का दूतावास वहाँ काम कर रहा है। तमाम देशों के दूतावास और सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में अमन चैन हो, अफगानिस्तान में भी अमन चैन हो, लोग खुशहाल हों। क्योंकि जब आज की दुनिया में कहीं भी युद्ध की स्थिति होती है, या युद्ध होता है, चाहे गृह युद्ध होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध होता है, तो तमाम दुनिया के देश प्रभावित होते हैं। महंगाई बढ़ जाती है। हमारे देश में ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए, उसके आयात पर पाबंदी लग गई। प्याज का आयात होता था, ड्राई फ्रूट्स का आयात होता है। वो भी गंध का देश है, वो खुशबू का देश है, वो उसमें जहर घोलने का, बम बारूद घोलने का जो काम हो रहा है पिछले कई दशकों से, ये बड़ा अफसोसनाक है। भगवान सद्बुद्धि दें वहाँ के लोगों को, वहाँ के संगठनों को, और सो कॉल्ड वो तालिबानी छात्रों को जो अपने ही देश को रक्त रंजित करने में विश्वास करते हैं। सत्ता की लोलुपता इतनी हावी है। ठीक है, विदेशी शासन नहीं रहना चाहिए, स्वयं शासन करो ना, लेकिन शांति से रहो। लोगों को मारो मत मारो, मजलूमों को जीने दो, जीने का अधिकार सबका है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।